मेरा ये दृढ़ मत है कि भारत कभी भी शिक्षा का केंद्र नहीं रहा। मेरे इस मत के विरोध में तक्षशिला और नालंदा के उदाहरण दिए जाते हैं, तब भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत कभी भी शिक्षा का केंद्र नहीं रहा। चाहे वो नालंदा का कालखंड हो, तक्षशिला का कालखंड हो, या उससे पूर्व वैदिक काल में ऋषि मुनियों के गुरुकुलों का कालखंड हो, भारत कभी भी शिक्षा का केंद्र नहीं रहा। भारत हमेशा से ही ज्ञान का केंद्र रहा है। उत्तिष्ठ भारत। मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आरसीएन में आपका स्वागत है। एक नए विषय के विश्लेषण के लिए आज का विषय है भारतीय शिक्षा पद्धति या भारतीय ज्ञान परंपरा। जनवरी 2025 में मुझे दुर्ग शहर में आयोजित एक राष्ट्रीय चैनल के कॉन्क्लेव में बतौर वक्ता बुलाया गया था। वहाँ चर्चा का विषय था भारतीय शिक्षा पद्धति। चर्चा के दौरान एक वक्ता का विमर्श था कि वर्तमान में विश्व की शीर्ष 20 शिक्षण संस्थाओं में भारत की एक भी संस्था नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि शीर्ष 50 शिक्षण संस्थाओं में भी भारत की कोई संस्था नहीं है। उनका वक्ता का कहना था कि जबकि प्राचीन काल में भारत पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इस पर जो मैंने तर्क वहां रखे वही तर्क आज के विश्लेषण का विषय है। मेरा यह दृढ़ मत है कि भारत कभी भी शिक्षा का केंद्र नहीं रहा। मेरे इस मत के विरोध में तक्षशिला और नालंदा के उदाहरण दिए जाते हैं, तब भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत कभी भी शिक्षा का केंद्र नहीं रहा। चाहे वो नालंदा का कालखंड हो, तक्षशिला का कालखंड हो, या उससे पूर्व वैदिक काल में ऋषि मुनियों के गुरुकुलों का कालखंड हो, भारत कभी भी शिक्षा का केंद्र नहीं रहा। भारत हमेशा से ही ज्ञान का केंद्र रहा है। इसलिए पहली आवश्यकता है शिक्षा और ज्ञान के मूल अंतर को समझने की। वैदिक कालीन गुरु शिष्य परंपरा या भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान में 5 तत्वों का समावेश है, जो है चिंतन, अन्वेषण, शोधन, परीक्षण और विश्लेषण। जबकि शिक्षा में मात्र एक तत्व है और वह है पठन। गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति हेतु चिंतन करता था, फिर तत्वों का अन्वेषण करता था, फिर शोधन रिसर्च करता था, फिर परीक्षण टेस्ट करता था और अंत में इन चारों तत्वों का विश्लेषण होता था। तब जाकर शिष्य गुरुकुल से ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानी के रूप में बाहर आता था। जबकि शिक्षा पूर्णतः किताब को पढ़कर सीमित विषय को रटने की प्रक्रिया है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक और पुस्तक की अनिवार्यता है, जबकि ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तक या अक्षर ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। पूर्णतः निरक्षर व्यक्ति भी अपने अनुभव और स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण है कबीरदास जी। निरक्षर कबीर से बड़ा ज्ञानी इस युग में कौन हुआ है? जिनकी कृतियों पर शोध करके अब तक हजारों छात्र पीएचडी कर चुके हैं, ये वही कबीर है जिसने कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। यहाँ पंडित का आशय ज्ञानी से है और कबीर का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि पोथी पढ़ने या रटने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। भारतीय ज्ञान परंपरा सदियों तक निर्बाध चली, किंतु ईसा पूर्व 350 के लगभग गुरुकुल के स्नातकों ने बड़े व्यापारियों और राजपुरुषों के बच्चों को उनके घरों में जाकर शिक्षा देने की नवीन परंपरा प्रारंभ की। ऐसे स्नातकों को उपाध्याय और पाठक कहा गया, जो बड़े श्रेष्ठियों के, पैसे वालों के, प्रभाव वालों के घरों में जाकर उनके बच्चों को पढ़ाते थे। और गुरुकुल की व्यवस्था को पहला आघात यहीं पर लगा। निश्चित रूप से बड़े राजा और श्रेष्ठी के बच्चे जब गुरुकुल में जाकर सभी शिष्यों के साथ रहकर समान व्यवहार पाते थे, तो उनका अहंकार नष्ट होता था और उनमें विनम्रता तथा गुरु के प्रति श्रद्धा के भाव आते थे। किंतु एक वेतन भोगी के घर पर आकर पढ़ाने की व्यवस्था ने गुरु को शिक्षक बना दिया। जैसे भी हो, गुरुकुल और वेतन भोगी शिक्षकों की व्यवस्था भी सैकड़ों वर्षों तक साथ साथ चलती रही। किंतु 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर भारत में पहले इस्लामिक राज्य की नींव डाली और फिर 1206 में मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 से लेकर 1857 तक भारत के अधिकांश हिस्से में मुस्लिम शासकों ने शासन किया
मुस्लिम शासक सिर्फ सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य भारत नहीं आए थे, सत्ता प्राप्ति के साथ साथ इस्लाम का प्रसार भी उनका बड़ा उद्देश्य था। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके लिए सबसे बड़े बाधक गुरुकुल थे। तो उनके पहले निशाने पर देश के गुरुकुल ही रहे। और फिर 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटिशों ने शासन किया। ब्रिटिश, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का उद्देश्य भी सत्ता के साथ साथ धर्म का प्रसार था। तो भारत भर में चर्चों और मिशनरियों की स्थापना हुई। इनका लक्ष्य भी गुरुकुल ही रहे। इस प्रकार 755 सालों की दास्तां से इस देश को सबसे बड़ी हानि हुई तो हमारी प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा यानी प्राचीन ज्ञान परंपरा को धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा को नष्ट करने में सबसे बड़ा योगदान ब्रिटिश शासनकाल में मैकाले का रहा। थॉमस बेबिंगटन मैकाले 1934 से 1938 तक मात्र 4 वर्षों के लिए भारत में रहा और इस दौरान उसने पूरा भारत भ्रमण किया, भारतीय संस्कृति का भरपूर अध्ययन किया और पाया कि भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि सैकड़ों वर्षों का इस्लामिक शासन भी इस संस्कृति को नष्ट नहीं कर सका। और इस संस्कृति को संजोए रखने का सबसे बड़ा आधार भारतीय ज्ञान परंपरा है। अपने अध्ययन में मैकाले ने यह भी पाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को भारत में पहली चुनौती 1770 में किसी राजे रजवाड़े रियासत से नहीं बल्कि आनंद मठ के सन्यासियों से मिली थी, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंश थे। इसी प्रकार भारत के इतिहास के अध्ययन से उसने जाना कि कैसे तक्षशिला के गुरुकुल के एक शिक्षक विष्णुगुप्त चाणक्य ने विश्व विजेता सिकंदर के छत्रपों को भारत से उखाड़ फेंका था और मगध के शक्तिशाली नंदवंश को उखाड़कर मौर्य वंश की स्थापना की। पूरे भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी चाणक्य ने किया। इतना सब जानने के बाद मैकाले ने भविष्य में ब्रिटिश राज्य की स्थापना में सबसे बड़े अवरोध के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा को ही देखा। उसने तय किया कि यदि भारत पर शासन करना है तो सबसे पहले इस ज्ञान परंपरा को खत्म करना होगा और इसी वजह से उसने भारत में नई शिक्षा नीति लागू की। मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीय समाज में पाश्चात्य संस्कृति के बीज को बोने का काम किया और धीरे धीरे इस शिक्षा प्रणाली ने हमारे गुरुकुल परंपरा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अफसोस तो इस बात का है कि 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद भी वर्षों तक मैकाले की शिक्षा पद्धति ही चलती रही और अब जाकर नई शिक्षा नीति लागू हुई है और पिछले कुछ वर्षों में देश में कुछ नए गुरुकुलों की स्थापना भी हुई है, जिनमें प्राचीन पद्धति से आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। किंतु इन सीमित संख्या के गुरुकुलों से पाश्चात्य संस्कृति को कितना नियंत्रित किया जा सकेगा, ये तो समय ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए विषय के विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि आप YouTube पर राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर इसे लाइक करें और फॉलो करें और अपने मनचाहे विषयों के विश्लेषण के लिए कमेंट बॉक्स में विषय लिखें। आपके बताए विषयों का विश्लेषण करना हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए एक बार फिर आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में यदि आप चाहते हैं कि इन विषयों पर विश्लेषण हो तो विषय जरूर लिखिएगा। उत्तिष्ठ भारत।